क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आध्यात्मिकता में मतलब स्पिरिचुअलिटी में असफल होने का हमारा सबसे बड़ा कारण यही है कि हम आध्यात्मिक बनने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये तो काफी उलझी हुई बात लग रही है ना? मतलब आमतौर पे हम यही सोचते हैं कि आत्मज्ञान या शांति पाने के लिए शायद हिमालय पे जाके बरसों तपस्या करनी पड़ेगी या फिर अपनी इच्छाओं से कोई बहुत बड़ी थका देने वाली जंग लड़नी होगी। बिल्कुल, लोगों के दिमाग में यही छवि बनी हुई है। हाँ, लेकिन आज जिस स्रोत पर हम ये गहन चर्चा करने वाले हैं उसका दावा एकदम अलग और सच कहूं तो चौंकाने वाला है। वो कहता है कि ये जो एनलाइटमेंट है ये कोई जादुई घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करने और उसे रीप्रोग्राम करने की एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। और आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो है 26 अप्रैल 2026 की अव्यक्त मुरली के नोट्स, जो असल में एक न्यू ईयर स्पेशल है। लेकिन मैं बता दूं, ये किसी कैलेंडर के बदलने की कोई आम बधाई नहीं है। जब हमने इसका गहराई से विश्लेषण किया तो ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट के रूप में सामने आया। मतलब पूरी तरह से बदलने का एक नक्शा। एग्जैक्टली। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि एक इंसान को क्या सोचना चाहिए, बल्कि ये सिखाता है कि सोचने के तरीके को जड़ से बदला कैसे जाए, ताकि शांति और जो एक स्थिरता है ना, वो इंसान का डिफॉल्ट मोड बन जाए। और इस ब्लूप्रिंट का जो सबसे विद्रोही विचार मुझे लगा, वो एक बहुत ही सीधी सी लाइन में लिखा था। उसमें था कि देही अभिमानी रहने की नेचर नेचुरल बनाओ। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। मतलब आत्मचेतना में रहने के अभ्यास को इतना पक्का कर लो कि वो आपका प्राकृतिक स्वभाव बन जाए। और जब मैंने इसे पढ़ा ना तो मुझे गाड़ी चलाने की याद आ गई। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब कोई इंसान पहली बार ड्राइविंग सीखता है तो उसे कितना पसीना आता है। मतलब क्लच कहाँ है, ब्रेक कब दबाना है, गियर कैसे बदलना है, सामने देखना है या शीशे में। हाँ, हर एक चीज पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल, हर एक छोटी सी मूवमेंट में बहुत ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट या सचेत मेहनत लगती है। लेकिन कुछ महीनों बाद वही इंसान गाड़ी चलाते हुए अपने बगल में बैठे दोस्त से बात कर रहा होता है, रेडियो का चैनल बदल रहा होता है और उसे याद भी नहीं रहता कि उसने गियर कब बदला। क्योंकि ड्राइविंग पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाती है। सही कहा। और मुझे लगता है कि आध्यात्मिकता के साथ भी कुछ ऐसा ही करने को कहा जा रहा है। हाँ, और ये ड्राइविंग वाला उदाहरण ना इस बात को बहुत गहराई से समझाता है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। मतलब विज्ञान की भाषा में इसे न्यूरल रीवायरिंग कहते हैं। न्यूरल रीवायरिंग थोड़ा और आसान करके समझाइए। देखिए, जब हम कोई नया काम करते हैं तो हमारे दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे सचेत विचारों का केंद्र है, वो बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है। मतलब शुरुआत की वो मेहनत वाली स्टेज। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे हम उस काम को दोहराते हैं, दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स एक साथ फायर करने लगते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक बहुत ही प्रसिद्ध नियम है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। अरे वाह, मतलब जो साथ में एक्टिवेट होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। सही पकड़े। बार बार किए गए प्रयास से उन न्यूरॉन्स के बीच का रास्ता पक्का हो जाता है। इसके बाद दिमाग उस काम को हमारे अवचेतन हिस्से को, यानी बेसल गैंग्लिया को सौंप देता है, जो कि आदतों का केंद्र है ना। हाँ, और इस स्रोत का निर्देश भी बिल्कुल यही है। आध्यात्मिकता को तब तक दोहराओ जब तक वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की मेहनत वाले जोन से निकलकर बेसल गैंग्लिया का एक ऑटोमेटिक पैटर्न ना बन जाए। ये तो समझ आ गया। लेकिन यहीं पर इस स्रोत ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसने मुझे सच में उलझा दिया। अच्छा, वो क्या? इसमें पूछा गया है कि देह अभिमान नेचुरल था तो देही अभिमान में मेहनत क्यों? मतलब अगर हम कहते हैं कि आत्मा का असली स्वभाव ही शांति और आनंद है, तो फिर इस शांति को महसूस करना किसी भारी पत्थर को पहाड़ पर धकेलने जैसा क्यों लगता है? जबकि गुस्सा करना, ईगो में रहना या डर जाना, ये सब इतना आसान और नेचुरल क्यों लगता है हमें? क्योंकि इंसान को ये गलतफहमी हो गई है कि जो चीज आसान है वही उसका असली रूप है। मतलब इंसान को लगता है कि अहंकार या चिंता उसका प्राकृतिक रूप है, क्योंकि उसने अनजाने में ही सही सालों तक हर दिन हर घंटे उसी का अभ्यास किया है।
ये तो है। बचपन से ही हमें समाज में सिखाया जाता है कि दुनिया एक रेस है। बिल्कुल, खुद को साबित करो, दूसरों से आगे निकलो। इन लगातार मिलने वाले संदेशों ने हमारे दिमाग में ईगो और डर के न्यूरल पाथवे इतने मोटे और मजबूत कर दिए हैं कि वो एक चौड़े हाईवे की तरह बन गए हैं। और शांति का रास्ता? शांति और आत्मचेतना का रास्ता एक ऐसी पगडंडी की तरह है जिस पर कोई बरसों से चला ही नहीं है, इसलिए वहां झाड़ियां उगाई हैं। अरे वाह, ये हाईवे और पगडंडी वाला मेटाफर बहुत सटीक है ना? तो मुश्किल इसलिए नहीं लगती क्योंकि आध्यात्मिकता कठिन है, बल्कि इसलिए लगती है क्योंकि हम उस पगडंडी पर चलने की कोशिश कर रहे हैं जबकि हमारे दिमाग में अहंकार का एक चिकना हाईवे पहले से तैयार है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये जो न्यू ईयर है, ये सिर्फ कैलेंडर बदलने की घटना नहीं है। ये अपनी पहचान को उस हाईवे से हटाकर उस पगडंडी पर ले जाने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एग्जैक्टली। और तब तक ले जाना है जब तक कि वो पगडंडी खुद एक हाईवे न बन जाए। मनोविज्ञान में इसी को आइडेंटिटी शिफ्ट कहते हैं। जब इंसान खुद को ये बताना शुरू करता है कि मैं एक शरीर नहीं, एक आत्मा हूं, तो उसके फैसले अपने आप बदलने लगते हैं। लेकिन देखिए, अगर ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ न्यूरोलॉजी और आदतों को बदलने का खेल है, तो फिर लोग इसमें इतनी आसानी से फेल क्यों हो जाते हैं? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। वो कौन सी चीज है जो इस पूरे सिस्टम में एक वायरस की तरह काम करती है? मैंने देखा स्रोत में इसके लिए एक शब्द का जिक्र है, और ईमानदारी से कहूं तो वो शब्द हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। कौन सा शब्द? चाहते हैं लेकिन। ओ हाँ, बट। बिल्कुल। लोग अक्सर कहते हैं, मैं शांत रहना चाहता हूं लेकिन हालात ऐसे हैं, या मैं ध्यान करना चाहता हूं लेकिन समय नहीं है। ये जो छोटा सा लेकिन है ना, ये एक अदृश्य दीवार की तरह क्यों खड़ा हो जाता है? क्योंकि हमारे दिमाग को बदलाव से सख्त नफरत है। नफरत है? क्यों? बदलाव का मतलब है नई ऊर्जा का खर्च होना। इसलिए दिमाग एक बहुत ही चालाक सुरक्षा तंत्र विकसित करता है, जिसे हम कॉग्निटिव साइंस में सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। मतलब खुद ही अपना काम बिगाड़ लेना। हाँ, जब कोई इंसान लेकिन कहता है तो वो असल में अपने कंफर्ट जोन को सुरक्षित रख रहा होता है। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति से बचने का एक तरीका है। ताकि हमें खुद को बुरा ना कहना पड़े। बिल्कुल, हम खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि हमारी विफलता का कारण हम नहीं हैं, बल्कि बाहरी परिस्थितियां हैं। इससे हमारे ईगो को चोट नहीं पहुंचती। तो इस ब्लूप्रिंट का निर्देश बहुत स्पष्ट है कि इस लेकिन को सिस्टम से पूरी तरह मिटाना होगा। हाँ, और उसकी जगह डन या पूरा हुआ का एटीट्यूड इंस्टॉल करना होगा। अच्छा, तो ये लेकिन एक तरह का बहाना है जो हमारे दिमाग को मेहनत करने से बचाता है। पर इसी में एक और बड़ी रुकावट का जिक्र है, माया। और इसे समझाने का तरीका बहुत ही अलग है यहाँ। इसमें लिखा है कि हल्का संकल्प मतलब माया को आवाहन, मतलब कोई बहुत बड़ा अपराध या कोई भयंकर नेगेटिव विचार नहीं, बल्कि एक हल्का सा नकारात्मक विचार कैसे हमारे पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कंप्यूटर में कोई पॉपअप ऐड आ जाता है। अच्छा। मान लीजिए आप एक बहुत ही जरूरी काम कर रहे हैं और अचानक स्क्रीन पर एक छोटा सा बिल्कुल हानिरहित सा दिखने वाला विज्ञापन आता है। हाँ, और हम उसे बंद करने जाते हैं। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड में 10 और टैब खुल जाते हैं। आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रीज हो जाता है और आप भूल ही जाते हैं कि आप असल में क्या कर रहे थे। अरे बाप रे, ये तो मेरे साथ रोज होता है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। एक हल्का सा विचार आता है, उसने मुझे उस टोन में क्यों जवाब दिया? बहुत छोटी सी बात है ना? लेकिन ये विचार दिमाग के उस हिस्से को ट्रिगर कर देता है जो खतरे को भांपता है, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं। और जैसे ही वो एमिगडाला ट्रिगर होता है, हम पूरी तरह से वर्तमान से कट जाते हैं। बिल्कुल सही। एमिगडाला के एक्टिवेट होते ही विचारों की एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। इंसान या तो पुरानी यादों में या भविष्य की चिंताओं की लूप में फंस जाता है। फोकस पूरी तरह गायब। और शायद इसीलिए इस ब्लूप्रिंट में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कही गई है कि ऊर्जा का जो सबसे बड़ा रिसाव है, जो लीकेज है, वो बुरे कर्मों से नहीं बल्कि व्यर्थ विचारों से होता है। हाँ, वेस्ट थॉट्स। मुझे लगता है कि ये हम में से ज्यादातर लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। हम तो सोचते हैं कि भाई हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया तो हम आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो विचार चल रहे होते हैं। वही तो, कल मीटिंग में क्या होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये विचार हमें दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रहे हैं। बिल्कुल। ये जो व्यर्थ विचार है ना, ये इंसान की कॉग्निटिव एनर्जी को चूसने वाले सबसे बड़े परजीवी हैं। हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर बहुत सीमित होती है। जब बैकग्राउंड में इस तरह के दर्जनों विचार चल रहे होते हैं
तो ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके फोन में पीछे 20 अलग-अलग भारी ऐप्स खुले हों तो फोन हैंग होने लगता है। और बैटरी बहुत तेजी से गिरती है। इन व्यर्थ विचारों के कारण इंसान अपना फोकस खो देता है, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है और अंततः बिना कोई भारी काम किए ही उसे गहरा मानसिक आलस या बर्नआउट महसूस होता है। तो अगर मैं इसे समराइज करूं, मेरा दिमाग स्वभाव से ही अपनी ऊर्जा बचाने के लिए आलसी है। वो बदलाव से बचने के लिए लेकिन का गार्ड लगाकर बैठा हुआ है। और पॉपअप एड्स की तरह आने वाले व्यर्थ विचारों से मेरी बैटरी लगातार ड्रेन हो रही है। तो सवाल यह है कि मैं इस पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास कैसे करूं? क्या इस ब्लूप्रिंट में कोई बैकडोर हैक दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। स्रोत में एक पूरी टूलकिट है। हाँ, मैंने देखा। उसमें स्वमान की माला या सेल्फ रिस्पेक्ट आइडेंटिटीज का जिक्र है। अब यहां मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। जी बताइए। क्या ये महज शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहने जैसा नहीं है कि मैं बहुत शांत हूं, मैं बहुत महान हूं? मेरा मतलब है, क्या इस तरह की खोखली सकारात्मक बातें, जिन्हें हम अफर्मेशंस कहते हैं, सच में काम करती हैं? आपका ये संदेह बहुत ही जायज है। अगर ये सिर्फ बिना यकीन के शब्दों को तोते की तरह रटना है तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो फिर इसमें अलग क्या है? स्रोत जिस गहराई की बात कर रहा है वो खाली अफर्मेशंस नहीं है, वो सेल्फ स्कीमा प्रोग्रामिंग है। सेल्फ स्कीमा? मनोविज्ञान में स्कीमा उस ढांचे को कहते हैं जो ये तय करता है कि हम खुद को मानते क्या हैं। जब एक इंसान खुद को अंदर से एक पीड़ित या विक्टिम मानता है तो वो हर स्थिति में शिकायत करने का बहाना ढूंढ ही लेता है। उसका चश्मा ही वैसा हो जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब इंसान खुद के अंदर एक नई पहचान स्थापित करता है, जैसे मैं मास्टर क्रिएटर हूं या मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, तो वो अपने दिमाग को एक नया फिल्टर पहना रहा होता है। मतलब पहचान से शुरुआत करनी है। हाँ, क्योंकि पहचान से ही हमारे विश्वास पैदा होते हैं, विश्वास से विचार बनते हैं और विचारों से हमारे कर्म तय होते हैं। ये कोई शब्दों का जादू नहीं है, ये अपनी कोर आइडेंटिटी को रीबूट करना है। ये समझ में आता है कि पहचान बदलनी है, लेकिन चलिए इसे जमीन पर उतारते हैं। ठीक है। जब कोई इंसान ऑफिस में बैठा है, उसके सिर पर काम की डेडलाइन की तलवार लटक रही है, बॉस से भारी प्रेशर है, तो वो बेचारा कैसे शांत रहे? ये तो बहुत ही आम समस्या है आज के समय में। इसके लिए स्रोत में ब्रह्मा बाबा मॉडल का जिक्र है। काम करने का एक व्यावहारिक फॉर्मूला, कराओ ना हार करा रहे हैं, हम करनहार नहीं। मतलब मैं सिर्फ एक ट्रस्टी हूं और असली काम कराने वाली कोई और सर्वोच्च सत्ता है। हाँ, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। पर एक बात बताइए, क्या ये अपनी जिम्मेदारी से भागना या परिस्थितियों के आगे हार मान लेना नहीं है कि भाई जो कर रहा है भगवान कर रहा है? बाहर से देखने पर आपको ये जिम्मेदारी से भागना लग सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर ना, ये डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट या तटस्थ भागीदारी का एक मास्टर क्लास है। वो कैसे? जरा सोचिए, जब कोई इंसान कहता है ये सब मैं कर रहा हूं, तो वो सफलता और विफलता दोनों का भारी बोझ अपने अहंकार पर ले लेता है। हाँ, फिर तो स्ट्रेस होना लाजमी है। बिल्कुल। इसी मैंने किया या मुझे करना है कि भारी बोझ से सारी एंग्जाइटी पैदा होती है। लेकिन जब इंसान खुद को एक निमित्त या ट्रस्टी मान लेता है तो वो काम तो पूरी ईमानदारी से करता है, अपनी पूरी क्षमता लगाता है। लेकिन वो नतीजों के डर से आजाद हो जाता है। एग्जैक्टली। और जैसे ये होता है, उसका कॉर्टिसोल लेवल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, वो तेजी से नीचे आ जाता है। अरे वाह। और विज्ञान ये साबित कर चुका है कि डरे हुए दिमाग की तुलना में एक शांत दिमाग कई गुना अधिक स्पष्ट और रचनात्मक निर्णय लेता है। तो ये काम से भागना नहीं है, बल्कि काम करने की सबसे कुशल अवस्था है। मतलब ये नजरिया तो आज के कॉर्पोरेट बर्नआउट का एक बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। काम पूरा करो, लेकिन काम के तनाव को खुद से चिपकाओ मत। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी टूलकिट में संतुलन यानी बैलेंस के दो बहुत दिलचस्प सिद्धांत भी दिए गए हैं। का फॉर्मूला, मतलब शक्ति और प्रेम का संतुलन। देखिए, ये दोनों सिद्धांत किसी भी बेहतरीन और स्थिर लीडरशिप की नींव है। अच्छा, थोड़ा समझाइए इसे। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, अगर सिर्फ आध्यात्मिकता या पवित्रता है तो वो इंसान को निष्क्रिय बना सकती है, वो दुनिया की सच्चाई से कट सकता है। हाँ, वो बस पहाड़ों पर ही खुश रहेगा। सही कहा। और दूसरी तरफ सिर्फ जिम्मेदारी का भाव इंसान को एक मशीन बना देता है जो हमेशा तनाव में रहता है और अपनी टीम को भी तनाव देता है। तो डबल क्राउन इन दोनों का बैलेंस है। बिल्कुल। और गरमाई और नरमाई का कॉम्बिनेशन तो लीडरशिप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए एक सीईओ है जो अपनी टीम के साथ बहुत सख्त है, वो सिर्फ पावर या गरमाई दिखाता है तो लोग डरेंगे उससे। हाँ, और कुछ समय बाद
उसकी टीम या तो विद्रॉ कर देगी या काम छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि वहां प्रेम या कोमलता मतलब नरमाई नहीं है। और अगर मैनेजर बहुत ज्यादा नरम हुआ तो लोग उसका फायदा उठाएंगे और काम कभी समय पर पूरा नहीं होगा। एक सच्चा लीडर वह है जो नियमों पर अटल रहे, यानी दृढ़ता, लेकिन लोगों के साथ व्यवहार में सहानुभूति रखे। ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक और शानदार लग रहा है, लेकिन एक प्रैक्टिकल दिक्कत है। वो क्या? अक्सर समाज हमें ये बताता है कि अपने दिमाग का कचरा साफ करने के लिए हमें 10 दिन के किसी साइलेंट रिट्रीट पर जाना होगा, या रोज सुबह 2 घंटे एक शांत कमरे में बंद होकर बैठना होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। पर ये ब्लूप्रिंट कुछ और ही कह रहा है। ये दिन में कई बार सिर्फ 5 से 10 मिनट के माइक्रो प्रैक्टिस की बात कर रहा है। क्या सच में ये 5 मिनट का ब्रेक हमारे सालों पुराने न्यूरल पाथवे को तोड़ सकता है? या ये सिर्फ उन लोगों के लिए एक शॉर्टकट है जिनके पास समय नहीं है? मैं साफ कर दूं, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि यह सीधे न्यूरोप्लास्टिसिटी के काम करने के तरीके पर आधारित है। वो कैसे? न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारा दिमाग किसी भी नई आदत को तब बेहतर अपनाता है जब वो काम बार बार किया जाए। मतलब ड्यूरेशन या अवधि से ज्यादा फ्रीक्वेंसी महत्वपूर्ण है। अच्छा। आप इसे जिम के उदाहरण से समझिए। अगर आप हफ्ते में एक दिन जिम जाकर 4 घंटे लगातार भारी वजन उठा लें, तो क्या आपकी मांसपेशियां बनेंगी? बिल्कुल नहीं, उल्टे टूट जाएंगी और मैं अस्पताल में होऊंगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप रोज 20 मिनट का कंसिस्टेंट अभ्यास करें, तो वो आपको मजबूत बनाएगा। समझ गया। दिन में 5-5 मिनट के लिए कई बार रुकना और अपनी नई पहचान की मैं एक शांत आत्मा हूं, इसे याद करना दिमाग के अटेंशन नेटवर्क को बार बार ये संदेश देता है कि अब नया डिफॉल्ट मोड क्या है। तो इसका मतलब है कि हमें अपने दिन को डिजाइन करना होगा, एक स्पष्ट रूटीन बनाना होगा। और इस स्रोत में वो रूटीन सुझाया भी गया है। हाँ, मैंने देखा। सुबह उठते ही अपनी पहचान को इंस्टॉल करना, फिर दिन के बीच में 5-5 मिनट के पॉज लेना, बस ये चेक करने के लिए कि कहीं विचारों की स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण है रात की चेकिंग। रात की चेकिंग? हाँ, सोने से पहले खुद का ऑडिट करना कि आज मैंने कितनी बार लेकिन कहा, कितने व्यर्थ विचार आए, क्योंकि बिना इस ऑडिट के कोई भी न्यूरल हैबिट अपडेट नहीं हो सकती। ये तो काफी प्रैक्टिकल है। लेकिन इस रूटीन ने एक और चीज है जो मुझे सच में थोड़ी रहस्यमयी लगी। वो है द गिफ्ट का कॉन्सेप्ट। हाँ, द गिफ्ट। स्रोत कहता है कि सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। अच्छा। अब देखिए, आमतौर पर गिफ्ट का मतलब कोई वस्तु होती है, लेकिन यहां जिस गिफ्ट की बात हो रही है वो अपनी शक्तियां या गुण, जैसे शांति या स्पष्टता, दूसरों को देना है। अब रुकिए, मुझे यहां थोड़ा पुशबैक देने दीजिए। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए मैं ऑफिस में अपने एक बहुत ही एंग्जाइटी से भरे हुए कुलीग के पास खड़ा हूं और मैं खुद को शांत रखता हूं, तो मैं उसे गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट कैसे दे रहा हूं? क्या मेरे दिमाग से कोई इनविजिबल ब्लूटूथ सिग्नल निकलकर उसके नर्वस सिस्टम में जा रहा है? मतलब ये थोड़ा जादू या साइंस फिक्शन जैसा नहीं लगता? ये सुनने में जादू लग सकता है, लेकिन मैं बता दूं, ये पूरी तरह से बायोलॉजी है। बायोलॉजी? कैसे? विज्ञान में इसे इमोशनल कंटेजन और मिरर न्यूरॉन्स का खेल कहा जाता है। हम इंसान एक सामाजिक प्रजाति हैं। हमारे नर्वस सिस्टम एक दूसरे के साथ को-रेगुलेट होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अच्छा, मतलब हम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। जब आप किसी बहुत परेशान या घबराए हुए व्यक्ति के सामने पूरी तरह से शांत, स्थिर और बिना किसी जजमेंट के खड़े होते हैं ना, तो आपके चेहरे के भाव, आपकी सांसों की गति, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही सूक्ष्म संकेत छोड़ती है। और सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स उन शांति के संकेतों को तुरंत पकड़ लेते हैं और अनजाने में ही उसकी नकल करने लगते हैं। अरे वाह! तो उसका नर्वस सिस्टम मेरे नर्वस सिस्टम के साथ सिंक होने लगता है, बिना एक भी शब्द बोले। सटीक रूप से। आप वस्तुतः उसकी एंग्जाइटी कम कर रहे हैं। आप उसके एमिगडाला को यह बायोलॉजिकल सिग्नल दे रहे हैं कि सब सुरक्षित है, शांत हो जाओ। ये तो बहुत पावरफुल है ना? जब आप किसी उलझे हुए इंसान को स्पष्टता देते हैं, तो आप उसके दिमाग का कॉग्निटिव लोड कम कर रहे होते हैं। आपकी आंतरिक स्थिरता सामने वाले के आंतरिक सिस्टम को शांत कर देती है। और यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक गिफ्ट है। बिल्कुल। किसी और इंसान को उसकी उलझनों से आजाद होने में उसकी मदद करना, वो भी सिर्फ अपनी स्थिर उपस्थिति से। सच कहूं तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हमारी शांति सिर्फ हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि वो हमारे आसपास के पूरे माहौल को भी रेगुलेट कर रही है। हाँ। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें,
तो बात यहाँ आके ठहरती है कि आध्यात्मिक बनने के लिए लड़ना बंद करें। बिल्कुल, ये कोई जंग नहीं है। ये सिर्फ अपने आंतरिक न्यूरल सिस्टम को तब तक ट्रेन करने की प्रक्रिया है जब तक कि शांति हमारी ऑटोमेटिक अवस्था न बन जाए, बिल्कुल उस ड्राइविंग की तरह जो अब बिना सोचे होने लगती है। और ये ऑटोमेशन तभी सफल होगा जब हम उन व्यर्थ विचारों और लेकिन के वायरसों को पहचानकर उन्हें अपने सिस्टम से हमेशा के लिए बाहर निकालेंगे। तो चलिए आज के इस ब्लूप्रिंट से अपने सुनने वालों के सामने एक सीधी सी चुनौती रखते हैं, एक 1 डे चैलेंज। सिर्फ एक दिन के लिए? हाँ, पहली चुनौती है अपनी बातचीत और अपनी सोच से लेकिन शब्द को पूरी तरह से हटा दें, कोई बहाना नहीं। डन। दूसरी चुनौती, अपने दिमाग में आने वाले हर पॉपअप ऐड यानी व्यर्थ विचार को उसी पल पकड़ें और बंद करें। और तीसरी चुनौती, दिन में 5 बार सिर्फ 5-5 मिनट के लिए रुकें और खुद को याद दिलाएं कि आपकी असली पहचान क्या है। मैं यकीन से कह सकती हूँ, ये एक दिन का अभ्यास एक ऐसा आईना होगा जो दिखा देगा कि हमारा दिमाग कितनी बार हमें पुराने आसान रास्तों पर खींचने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और अब इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद आपको लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर दे। देखिए, हम इंसान अक्सर ये मानते हैं कि एनलाइटनमेंट कोई ऐसा रहस्यमयी जादू है जो किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर सालों तपस्या करने के बाद ही मिलता है। हम आध्यात्मिकता को अपने आम जीवन से अलग कोई दुर्लभ चीज मानते हैं। हाँ, एक मिथक बन गया है। लेकिन आज के इस ब्लूप्रिंट और इसके पीछे की न्यूरोसाइंस को समझने के बाद क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारी नियति और हमारी सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्था कुछ और नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे न्यूरल हैबिट्स का पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाना भर है? बिल्कुल। अगर वो परम शांति और दिव्यता सिर्फ एक सटीक हैबिट लूप बनाने का ही परिणाम है, तो फिर उस बदलाव के लिए कल का इंतजार क्यों? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपने विचारों को पकड़िए, अपनी पहचान को रीप्रोग्राम कीजिए और उस ऑटोमेटिक अवस्था की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं।